क्लास के लिए बनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछले क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके तो हमने कई सारी चीजें थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बार ऐसे ओवरली हल्का सा रिकॉल कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कार्बोहाइड्रेट का डिवीजन कैसे डिवाइड किया गया, तो उसको हमने बोला दो तरह से डिवाइड किया गया, एक सिंपल था, दूसरा एक मिनट में स्लाइड प्रेजेंट कर देती हूँ जिससे आप लोग को कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, सिंपल में हमने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स में पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा था। उसके भी कई सब डिविजन्स थे, जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, और डाइसेक्राइड्स में भी उसके कई सारे ग्लूकोज, माल्टोज, टोज। ठीक है, वो भी सब डिविजन्स थे। पॉलीसेकेराइड्स में सब डिविजन्स थे जो कि थे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और प्रैक्टिन। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में देखा था। मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज, लैक्टोज और मेन्नोज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्रैक्टोज क्या होता है, उसी में कुछ और एटम्स ऐड हो जाते हैं, उसमें फ्रैक्टोज हो जाता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज से थोड़ा ज्यादा मीठा होता था, होता था, लेकिन इसको क्या बोला जाता था, फ्रैक्टोज को। ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोला गया था, फ्रैक्टोज को फ्रूट शुगर बोला गया था। और फिर जो ग्लैक्टोज था वो क्या था, जो कि सेरेब्रोसाइट्स का निर्माण करता था ब्रेन में, है ना। ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम है उसमें मेनली इसका उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से इसके बारे में हमने पढ़ा था। मोनोज जो होते हैं वो जितने भी अदर फ्रूट्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, नहीं पाया जाता पर इनडायरेक्टली उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो सारे जो पाए जाते हैं वो मेनोज के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे खट्टे फल होते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कुछ मात्रा में, वो मेनोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, डाइसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा था। डाइसेक्राइड्स जो सुक्रोज, इसमें हमने सुक्रोज के बारे में पढ़ा था। वो क्या होता है, डाइसेक्राइड्स मतलब जब दो यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट की, दो यूनिट सिंपल कार्बोहाइड्रेट की दो यूनिट मिल करके बने, उसको डाइसेक्राइड्स कहा जाता था। जिसमें सुक्रोज था, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिल करके बन रहा था। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के ही दो आइटम्स अगर मिल रहे थे तो वो ग्लूकोज के वो माल्टोज बन रहा था, दो एंजाइम्स उसके। ठीक है,
और फिर लैक्टोज था। लैक्टोज क्या था? लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अगर मिलकर के लैक्टोज बना रहे थे, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा था, ये सोर्सेस उसके, वही हमने ये चीजें देखी थी, बारे में हमने पढ़ा था। पॉलीसेक्राइड्स जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, बहुत सारे एटम्स शुगर के या कार्बोज के जब मिलकर के बनाते कोई स्ट्रक्चर, पॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत आते थे, जिसमें हमने स्टार्च के बारे में देखा, टेक्सट्रिंस के बारे में देखा, ठीक है, ग्लाइकोजन। और जो ग्लाइकोजन होता है इसी फॉर्म में हमारी जो भी कार्बोज होता है वो इसी फॉर्म में संग्रहित होता है शरीर के अंदर। तो पॉलीसेक्राइड्स मेनली क्या करते हैं, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको शरीर के अंदर संग्रहित करके रखते हैं, ठीक है, स्टोर करने की कैपेसिटी पॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत होती है। फिर जैसे जैसे हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होती है वैसे वो डाइसेक्राइड से फिर टूटते हैं, फिर वो एटीपी या एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक सीरीज है जिसकी तरह से आप याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डेंस वाला पार्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वो कम डेंसिटी जैसे जैसे उनकी होती जाती है वो डाइसेक्राइड्स फिर मोनोसेक्राइड्स, सबसे इजी फॉर्मेट या सरलतम इकाइयाँ आपकी मोनोसेक्राइड्स होती हैं, ठीक है। ये हमने पॉलीसेक्राइड्स का एक पिक्चर देखा था कि इसमें हम शुरुआत कहाँ से हो रही है कुछ नहीं पता है, एंडिंग कहाँ होगी ये भी कुछ नहीं पता, और इसमें जो अ, अणु है, एटम्स हैं, वो जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स हमारे कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें और ऐड होते चले जाएंगे जितने भी ऐड होंगे, इसे हमने देख ली थी। अब जो हमें देखना है वो है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है। तो बहुत सारे वर्क हैं कार्बोहाइड्रेट के, हमारे शरीर के ऑलमोस्ट सारे काम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ही है जो ग्लूकोज, एक ग्लाइसोसिस की प्रोसेस होती है, उसको अभी हम आगे मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। ग्लाइसोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज होता है वो एटीपी फॉर्मेट में चेंज होता है, ठीक है, और एटीपी फॉर्मेट के द्वारा ही शरीर के अंदर होती है, ठीक है। तो ये क्या क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का सबसे जो मेन काम है वो एनर्जी देना, शरीर को ऊर्जा देना। तो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कोई व्यक्ति लेता है तो उसको 4 कैलोरी, 4 कैलोरी एनर्जी है। ऊर्जा को हमेशा कैलोरी में नापते हैं, तो ये याद रखना है, ये चीजें इजी सी हैं पर फिर भी माइंड में रखना कि 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स को भी ले रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज वगैरह ले रहे हैं तो वो तुरंत एनर्जी शरीर को प्रोवाइड कराता है। इससे पहले भी मैंने एक क्लास में बताया था, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, वो तुरंत फॉर्मेट करते हैं एनर्जी को, उसमें जो ये ग्लाइसोसिस की प्रोसेस हो रही है उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो ग्लूकोज के फॉर्म में आप डायरेक्टली इनटेक कर रहे हो, ठीक है। जैसे ग्लूकोन डी पीते हैं आप, या सिंपल चीनी को घोल के उसका घोल बना करके पीते हैं, तो वो सब चीजें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह पीते हैं वो सीधे ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, तो वो डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं, वो ग्लाइसोसिस के प्रोसेस से होकर के तरह से, ठीक है, कि पूरा तो उसका डाइजेशन हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, उतना उसमें समय नहीं लगता है, ठीक है। तो जब हमें तत्काल एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हम क्या लेंगे, मोनोसेक्राइड्स का यूज करेंगे। जो ह्यूमंस होते हैं वो लगभग 50 to 55% एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ही शरीर की 50 to 55% एनर्जी को, ठीक है। तो ये तो एक एनर्जी प्रोडक्शन का काम हो गया। नेक्स्ट क्या है इनका काम, का भी होता है, ये तो एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज का किस तरह से होता है,
जितनी की आपको शरीर की ज़रूरत है उतनी एनर्जी तो ये देते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट लिया वो कन्वर्ट होकर के फैट में आपके शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के वो एनर्जी को स्टोर करके रख लेते हैं। फिर जब आपको आपके शरीर को रिक्वायर्ड होती है, आप ग्लूकोज नहीं मिल रहा है किसी भी रीज़न से, फूड इनटेक नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत सारे रीज़न है जिनकी वजह से कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में नहीं जा रहा है, तो एनर्जी फॉर्मेट नहीं हो रही है डायरेक्टली, तो क्या होता है जो स्टोरेज हमारा एनर्जी फॉर्म होता है उससे फिर प्रोसेस के थ्रू वापस से ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, जो कि फिर शरीर को एनर्जी उससे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से वो एनर्जी स्टोरेज का भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मसल्स बिल्डिंग, मांसपेशियों को बनाना। तो मांसपेशियों को बनाने का मतलब क्या है कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो भी तो फैट और इन सब चीज़ों से मिलकर के बनी होती हैं, तो बिना अगर आप कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके मसल्स या आपके शरीर में जो डेवलपमेंट है, ठीक है, तो मस्कुलर जितने मसल्स का बनना होता है वो भी इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोमोलिक्यूल्स बिल्डिंग। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब क्या है कि अभी आपने देखा कि इसके ये सबसे जो भी शरीर में हम ले रहे हैं वो अंततोगत्वा एटलीस्ट ग्लास में क्या जाएगा, वो एटीपी फॉर्म में चेंज होगा, के फॉर्म में ही चेंज होगा, शरीर को एनर्जी के रूप में ही वो वर्क करेगा शरीर में। तो इसमें क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक करते हैं या फिर बाकी भी चीज़ें सब जाके के ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होकर के फिर वो एटीपी के फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, तो वो माइक्रोमोलिक्यूल्स के लेवल में जा कर के चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो वो ये भी एक तरह का काम करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, जैसे प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन को जो वर्क है उसके उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होता है, जब भी शरीर को जितनी ज़रूरत होती है उतनी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब प्रोटीन जब इनटेक करते हैं तो उसको भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और अगर आप शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिल पा रही तो क्या करेंगे, प्रोटीन से एनर्जी शरीर लेता है, जो आप प्रोटीन इनटेक करके रखे या स्टोर होके रखिए उससे शरीर एनर्जी लेता है। ठीक है, तो क्या होता है कि शरीर की एनर्जी मतलब लॉस हो रही है और प्रोटीन आपके शरीर में स्टोर है, तो क्या होगा कि प्रोटीन फिर खर्च होना शुरू हो जाएगी, शरीर की प्रोटीन भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। अभी तक कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके एनर्जी को रख रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंच पा रहा है, जो है स्टोरेज प्रोटीन है वो खर्च होना शुरू हो गई, जो कि आपके शरीर में स्टोर थी मसल्स बिल्डिंग्स के लिए, बाकी फंक्शंस के लिए। क्या करता है कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि अगर आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पहुंचता रहेगा तो प्रोटीन जो है वो अपना काम करेगी, जो उसका प्रॉपर वर्क है वो अपना काम करती रहेगी, उसको कार्बोहाइड्रेट की जगह पे काम करने की जरूरत नहीं होगी, तो उस तरह से उसकी प्रोटीन की। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, थकान अनुभव नहीं होने देता है, और एक और वर्क होता है उसका जो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज़्यादा सहयोग करता है। ठीक है, अगर लैक्टोज जो है प्रॉपर मात्रा में शरीर में उपस्थित है, लैक्टोज, ठीक है, जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो जो हमारी बॉडी की इनर सेल्स होती हैं लैक्टोज की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट सॉरी ये कैल्शियम को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके अलावा क्या काम करता है,
बहुत सा और भी अनेक काम है, बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर आपके शरीर में है तो आप बहुत सारी डिजीज से फाइट कर सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा बूस्ट अप होता है, और जो भी आ रहे हैं उनको इनगल्फ करने में आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रांगली वर्क कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सिंपल वर्क होता है, क्योंकि एनर्जी की बात यहाँ पे आई तो आपके शरीर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको भी नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो उससे कभी नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई बात कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की आपके शरीर में। फिर जो नेक्स्ट है डेली नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कितनी ज़रूरत होती है। तो देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग थोड़ा सा गाइडलाइंस जितनी दी गई है उसमें थोड़ा सा अंतर है, छोटा मोटा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। जो ली है अमेरिकन रिकमेंडेड एक गाइडलाइन है जिसमें कि बताया गया है कि 40 to 65% ऑफ योर टोटल डेली कैलोरीज हाइड्रेट है। आपके शरीर की 45 to 65% कैलोरीज क्या है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो कम से कम आपके शरीर को, एक नॉर्मल पर्सन, एक वयस्क इंसान को जो कैलोरीज लेनी चाहिए वो क्या है, 900 to 2000। ठीक है, 2000 कैलोरीज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें कम से कम 900 से 1300 तक की कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे लेने की जरूरत होती है। तो ये एक अमेरिकन गाइडलाइंस के थ्रू ये बताया गया है। ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसे ICMR है जिसको आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, उन्होंने भी बताया है कि लगभग इतनी ही बताइए, थोड़ी सी ऊपर नीचे है कि 424 424 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट पर डे एक वयस्क इंसान को लेना चाहिए। इसके अलावा भी अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग और जेंडर या फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चेंज हो जाती है। तो जो टेबल में दी गई है उसमें बताया गया है कि कब से कब तक कितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए। तो 0 to 12 मंथ के जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, मिल्क के द्वारा ही उनको मिलता है, मिल्क के द्वारा ही उन्हें दिया जाता है। तो 40 to 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उनके लिए सफिशियंट होता है। 40 to 60%। ठीक है, तो यहाँ पे इनको रिकमेंडेड मिनिमम कार्बोहाइड्रेट इंटेक ग्राम्स पर डे, इतना कम से कम लेना ही चाहिए। मिनिमम दिया है कि इतना तो लेना ही चाहिए। इसका कुछ डेटा दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति को या फिर स्वस्थ व्यक्ति को की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मिनिमम कितनी होती है वो है इसमें। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली नहीं लिया तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अगर प्रॉपर आप नहीं ले रहे हैं तो अभी जो आपने पढ़ा उसके थ्रू समझ सकते हैं कि शरीर में एनर्जी फॉर्मेट नहीं होगी। हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन एक होती है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, एक हाइपरग्लाइसेमिया होता है, एक हाइपोग्लाइसेमिया होता है। इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होती है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स जो आप देखते हैं, डायबिटीज में शुगर लेवल का बढ़ जाना शरीर में, वो हाइपरग्लाइसेमिया होती है। वो शरीर में हमारे बढ़ गया है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होती है, जब वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो ग्लूकोज लेवल क्या होगा, शरीर का कम होगा, एनर्जी कम होगी। ठीक है, ब्लड शुगर कम होगा। तो ये क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन।
जिससे क्या होता है कि शरीर में जो भी फैट है, गुड फैट, फैट का मतलब ये नहीं होता कि आपके शरीर में जो एक्सेस चर्बी है सिर्फ उतना नहीं होता, जो अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके शरीर में भी एक वेल अमाउंट में फैट होता है। तो क्या होता है जब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है तो शरीर में जो भी फैट होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब शरीर को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसको कहीं से भी मिले। ठीक है, तो कुछ लोगों को देखा होगा कि वो पतले होते चले जाते हैं, पतले होते चले जाते हैं दिन ब दिन। वो क्यों होता है? अगर वो प्रॉपर फूड इनटेक नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ फूड इनटेक नहीं कर रहे हैं, या फिर और भी कोई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एक्सेस टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, उनका मेटाबॉलिज्म ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो भी आप इनटेक कर रहे हैं वो जिस फॉर्मेट में चेंज होना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट हम इनटेक कर रहे हैं उसको एनर्जी फॉर्म में चेंज होना चाहिए, पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि उसके शरीर में या फिर कार्बोहाइड्रेट पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर जो चेंजेस जो आप इनटेक कर रहे हैं उस वो नहीं हो रहा है प्रॉपरली। तो हमारे शरीर का जो फैट है वो फिर एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इससे फैट बर्न होगा, जिससे वेट लूज हो जाएगा, तो अंडर वेट की कंडीशन भी हो जाती है और भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन भी होने की संभावना रहती है। ठीक है, सो कीटोसिस बोलते हैं, लीडिंग टू कीटोसिस। ठीक है, के सिम्टम्स होते हैं देख लो, हंगर आता है, सेकनेस आती है, डेजीनेस, डेजीनेस मतलब चक्कर से आने, कंफ्यूजन होता है, डिफिकल्टी टू स्पीकिंग होता है, फीलिंग एंजियोजियस टू और वीक मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा, चिड़चिड़ापन सा, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंडीशंस आती हैं। तो वर्क है, जो भी व्यक्ति वर्क कर रहा है वो उतनी एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाता है। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा कि प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ डाइट नहीं मिल रही है, जितना उन्हें, अगर कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसे प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वो नहीं इनटेक कर रहा है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट जो है, अगर कार्बोहाइड्रेट टू मच आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं तो क्या होगा? टू मच अगर कर रहे हैं तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है क्योंकि वो क्या है, लास्ट में फैट में ही कन्वर्ट होता है। तो आपके शरीर में जितनी भी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या ब्लड शुगर रिलेटेड, ठीक है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप मनुष्य के शरीर में होने की संभावना हो जाती है। कब? जब वो कार्बोहाइड्रेट का टू मच इनटेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ले रहा है। फैटी एसेंशियल फैटी एसिड्स में चेंज होते हुए वो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जैसे ड्राई स्किन, वीक मसल्स, फैटी फूड क्रेविंग, डिप्रेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर बीमारियों की बात करें तो डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारे कंडीशंस भी क्रिएट हो सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उससे भी अधिक। ठीक है, तो डायबिटीज के बारे में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जब आप इनटेक तो कर लेते हैं पर वो डाइजेस्ट कैसे होता है। तो इसका जो डाइजेशन है वो आपके माउथ से भी स्टार्ट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में, जो स्लाइवा होता है उसमें टाइलिन, ठीक है, नामक एंजाइम होता है ना, एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, जो स्टार्च है जो आपने शरीर में इनटेक किया स्टार्च, वो क्या होता है, माल्टोज में उसको चेंज कर देता है। तो इसका जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वहीं से ही डाइजेशन इन माउथ में वहीं से शुरू हो जाता है, यहीं से जो भी स्टार्च इनटेक किया आपने उसको माल्टोज में चेंज कर देता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जो भोजन है वो इसोफेगस के थ्रू कहाँ पे आता है, आपके स्टमक में आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में ही जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, वाटर के साथ मिलकर के प्रोसेस करता है, ठीक है। और यहीं पे एमाइलेज भी मिलता है। जो भी अब बचा हुआ स्टार्च है उसको क्या, ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन है, स्टार्च और ग्लाइकोजन अभी भी जो बचा हुआ है, जो कि स्लाइवा से वहां से माल्टोज में चेंज हो गया था, पर अभी भी जो ग्लाइकोजन या स्टार्च बचा हुआ है उसको क्या करता है, यहाँ पे माल्टोज में चेंज कर देता है। अब क्या होता है, यहाँ से फिर जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है कि वो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे इसका अवशोषण किया जाता है, इसको अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो देखो, एक ग्लाइकोजन जो है उसका, हमारा जो संचय होता है उसको जो एकत्रित करने का काम करता है वो क्या है, लीवर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लाइकोजन बना वो लीवर में एकत्रित हो गया, जरूरत हुई एनर्जी की तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के शरीर को एनर्जी पहुंचाता है। तो देखो, डाइजेशन कहाँ कहाँ पे हुआ इसका, स्टमक में, ग्लैंड के द्वारा स्लाइवा के थ्रू माउथ में हुआ, स्टमक में हुआ, और थोड़ा बहुत छोटी आंत में होता है। फिर अवशोषित भी वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, एब्जॉर्ब भी और छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, और ब्लड में घुल करके वो लीवर के पास पहुंच जाता है। हाइड्रेट कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर में, ठीक है, लीवर में स्टोर कर लिया जाता है उसको फिर, ठीक है। और भी बाकी की मांसपेशियों में भी उसका अवशोषित अवशोषित किया जाता है, पर वो मेनली ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज होकर के लीवर में इसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गई कि वो डाइजेस्ट कैसे होता है और एब्जॉर्ब कैसे होता है। ये दोनों चीजें इसमें हमने देख ली। तो ये थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था, कौन कौन सी चीजों का डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है, इसको मैं बस एक बार रिकॉल करवा रही हूँ। अब जो है वो मेटाबॉलिज्म है कि क्या क्या प्रोसेस होती हैं, तो कई सारी प्रोसेस होती हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, कई कई जगह पे एरो बना हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड होता है उसमें चेंज हो जाता है। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज करके ही एनर्जी को फॉर्मेट किया जाता है या एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस, या वो जो पाथवे होता है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। दूसरा होता है ग्लाइकोजिनोसिस। ग्लाइकोजिनोसिस जो आपने नीचे देख रखे हैं, ये ब्राउन कलर के जो एरोज बनी हुई हैं वो ग्लाइकोजिनोसिस है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज होता है, ठीक है। और ये हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जो चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, कहाँ पे, लीवर में। तो ये प्रोसेस हमारी लीवर और मसल्स में होती है, जहाँ पे ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन में चेंज होकर के स्टोर होता है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है, पहले वाली ग्लाइको, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे थे, ठीक है। दूसरी तो है
स्टोर हो जाता है बाद में। तो ये दोनों प्रोसेस है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, इन दोनों को ध्यान से पढ़ लेना। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस में और ग्लाइकोजिनोसिस दोनों प्रोसेस क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंशिएशन है, इसके एग्जांपल्स लेकर के पूछा जा सकता है। एक समझने वाली प्रोसेस है। तो देखिए अब क्या होता है, ये सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लाइकोजन होता है या ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू में ग्लूकोज फास्फेट, पहले तो फॉस्फेट में चेंज होता है, फिर इसको ग्लूकोज हम 6 बोलते हैं, फिर फ्रैक्टोज 6 में आप चेंज होता है, और फ्रैक्टोज से ही फिर वो क्या होता है, पायरुविक एसिड में चेंज होता है, जहां से फिर वो एटीपी के फॉर्म में चेंज होकर के एनर्जी देता है। ये नॉर्मल प्रोसेस हो गई। लेकिन अगर हमारे शरीर में स्टोर जो कार्बोहाइड्रेट है उससे एनर्जी लेनी है तो क्या होता है, तो जो हमारे शरीर में स्टोर कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। और हमें एनर्जी कौन देगा, ग्लूकोज से पहले हम उसको फ्रैक्टोज में चेंज करेंगे, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। इसमें क्या होता है, पहले ग्लाइकोजन है वो किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोजिनोसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो फ्रैक्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में चेंज होता है, और फिर वो पायरुविक एसिड जो है वो एटीपी फॉर्मेट में चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरह से एक ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस तरह से इसका डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है और इसका मेटाबॉलिज्म ये है। ठीक है, ये तीनों चीजें यहाँ पर हो गई। तो आई थिंक आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा एक दो बार पढ़ लीजिएगा, थोड़े से साइंटिफिक वर्ड्स हैं, और अगर आपने पहले नहीं पढ़े होंगे तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है। ठीक है, पर बाकी जिन्हें एनाटॉमी पढ़ी होगी उनको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड इन सब चीजों से, थोड़े से इसमें से क्वेश्चंस बनते भी है इसलिए क्योंकि ये अगर पेपर थोड़ा टफ में जाना चाहे तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें हैं और डिफरेंशिएशन बहुत है इन छोटी छोटी चीजों में, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैम ये जो कार्बोहाइड्रेट एटीपी के फॉर्म में बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी एनर्जी का एक फॉर्मेट होता है। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, एक बार। मैम अभी क्लियर है? मैम अभी हेलो, क्लियर है क्या? हाँ हाँ, बताओ क्या पूछ रहे हैं, एटीपी के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप। मैम उसका फुल फॉर्म पूछ रही थी, शायद किसी ने मैसेज भी कर दिया। थैंक यू। हाँ, थैंक यू एटीपी मैम। का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह से एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, और किसी को कुछ पूछना है। मैम तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आएगा? बिल्कुल, ये तो पॉलीसेकेराइड्स में? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं क्योंकि स्टोरेज रहता है ना इनमें, वो सारी प्रोसेस आपके शरीर अंदर होती है। इंस्टेंट जो होता है वो ग्लूकोज जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह लेते हैं, ये ग्लूकोज के फॉर्म में ही होता है। और मैम डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल क्या होंगे? डाइसेक्राइड्स जैसे जो थोड़ा सा उसमें आ जाता है। ठीक है, जो मोनोसेक्राइड
से उनको लिक्विड के रूप में देखा जाता है। थोड़ा सा हम मेटेरियल फॉर्म में जो दानेदार हो जाता है चीजें, ठीक है, जो भी ग्लूकोज दानेदार हो जाए, मेनली डाइसेक्राइड्स ही है जो कि पानी में सेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। शुगर को भी आप डाइसेक्राइड्स में कह सकते हैं, चीनी जो आप खाते हैं। यस मैम। मैडम ये ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला एक बार दोबारा बता दीजिए, जो लास्ट में आपने बताया। देखो, एक तो होती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, दूसरी होती है ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये जो एटीपी है वो पायरुविक एसिड के थ्रू चेंज होती है, ठीक है। तो इसी से एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। एनालिसिस की प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया जाता है, क्योंकि जो हमारा लीवर है जो स्टोर करने का काम कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को, वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, फॉर्म में स्टोर करेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज हो रहा है तो उसको हम ग्लाइकोजिनोसिस कहेंगे। और जब हमारा ग्लूकोज चेंज हो रहा है पायरुविक एसिड में, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। ठीक है। और किसी के कुछ क्वेरीज हैं? एक बार फिर से बोलूंगी, ये टॉपिक्स थोड़े पढ़ लीजिएगा। हाँ जी मैम, ये ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है, ये लिवर में होता है या मसल्स में होता है? दोनों में होता है, क्योंकि प्रोसेस इटसेल्फ दोनों ही आपकी लिवर सेल्स में भी होगा और मसल सेल्स में भी होगा, क्योंकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो दोनों जगह स्टोर हो रहा है, ठीक है, होता है। ग्लाइकोजिनोसिस की प्रोसेस दोनों ही जगह होगी, लाइसिस की भी प्रोसेस दोनों जगह होगी। क्यों? क्योंकि वहीं से तो पायरुविक एसिड पहले क्या है हमारे शरीर में स्टोर है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्मेट में, ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में। अब हमारे शरीर को चाहिए कि हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, जो स्टोर है उसी से काम चलाना है। पहले ग्लाइकोजिनोसिस की प्रोसेस होगी, जिनेसिस की प्रोसेस होगी ग्लाइकोजिनेसिस की। तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो स्टोर करने के लिए क्या होगा, हमारे शरीर में स्टोर करना है। पहले तो लिया वो एक्स्ट्रा है, हमें जो जरूरत थी उससे ज्यादा हुआ तो हमें स्टोर करना है। अब वो ग्लूकोज के फॉर्म में तो आ गया, ग्लूकोज फॉर्म में हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो गया, जितना हमने काम किया वो खर्च हो गया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, स्टोर करना है। तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, और वो जो प्रोसेस होगी वो ग्लाइकोजिनेसिस होगी। ये दोनों जगह होगी जहां भी स्टोरेज होगा, लीवर में स्टोरेज हो रहा है, मांसपेशियों में स्टोरेज हो रहा है, इन दोनों आपके कार्बोहाइड्रेट का प्रोसेस होगी। सेम अब हमें क्या है, हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, वापस से हमें चाहिए जो हमारा स्टोरेज है उससे जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है अब वो क्या होगा, पायरुविक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है। इसमें एक और प्रोसेस होती है जो कि मैंने नहीं बताई है, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। जो क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है जब ग्लूकोज के फॉर्म में वापस से कन्वर्ट होता है, क्योंकि अगर इसका कोई मुझे टेबल मिलता है तो मैं कल आपको अच्छे से दिखा दूंगी, या फिर मैं खुद ही एक पेपर में ड्रॉ करके बता दूंगी कि ये चीजें, ये साइकिल चलता कैसे।
तो कल में ये साइकिल एक चलती है जिसको हम क्रेब साइकिल बोलते हैं। साइकिल के बारे में मैं कल थोड़ा सा बता दूंगी कि ये कैसे साइकिल चलती रहती है। ठीक है, और कुछ? थैंक यू मैम। हाँ, और कुछ किसी को पूछना है? चलिए ठीक है, आई थिंक सभी को समझ आ गई हैं चीजें। और ओके, हाँ सही है। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना और जेनेसिस मतलब बिल्ड होना। तो इससे भी आप समझ सकते हो, ये भेजा है, ये भी बहुत अच्छी चीजों से आप समझ सकते हो कि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है कि चीजें ब्रेक डाउन हो रही हैं, और ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो रहा है, चीजें बिल्डअप हो रही हैं। तो समझ सकते हो। ओके, चलिए ठीक है, फिर शांति पाठ आज के लिए। कल हम फिर मिलते हैं, इन्हीं चीज़ों को और समझते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, और नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है उसको हम लेंगे। पर ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।